फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में आपको मैनेजमेंट, लेकिन वो कॉमन पेपर है, ऑल सेमेस्टर और ऑल ब्रांच में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और द पॉलिटेक्निक क्लासेस इन फ्रंट ऑफ बुद्धा अपार्टमेंट महाराजा रेस्टोरेंट के बगल में है। वहाँ पे मैनेजमेंट का क्लास रेगुलर अभी ऑफलाइन बैच में चल रही है। तो आप लोग किसी भी ब्रांच के हों और 6 सेमेस्टर में हैं तो आप आके यहाँ पे क्लास करें, या ये नंबर 9204047883 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप मैनेजमेंट की तैयारी किसी भी ब्रांच के हो 6 सेमेस्टर में कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और सभी ब्रांचेस जो 6 सेमेस्टर के हैं उसमें आपको पढ़ने हैं मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट के ओवरव्यू सिलेबस हम लोग आज देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे मैनेजमेंट में। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आके आप इजिली ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें, किसी भी ब्रांच के हो आप आके पढ़ें। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, फर्स्ट यूनिट आपका पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, मतलब इस मैनेजमेंट में और आज ये पूरी जो दुनिया है सब लोग इसमें बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सब लोग चाह रहा है कि हम बिजनेस करें। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में जो प्रॉफिट आने लगे हैं और जो बिजनेस से प्रॉफिट होते हैं वो अदर्स जगह से बहुत ज्यादा होता है। तो बिजनेस कहता क्या है कि हमारे पास जो भी गुड्स हैं, मतलब जो भी सामान है या जो भी सर्विसेज हैं, हम उनका एक्सचेंज यदि मनी से करते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। मतलब हमारे पास जो गुड्स हैं, हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं, उनका एक्सचेंज यदि हम अपने मनी के लिए करते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। और इस बिजनेस में फिर से आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस। और टाइप्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले आपको पढ़ना है सर्विस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेड। 3 चीजें आपको बिजनेस के टर्म में पढ़ने हैं, टाइप्स में पढ़ने हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट सर्विस। सर्विस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ट्रेड क्या है। कहता है सर्विस का कंडीशन क्या है। अगर आप सपोज कीजिए कि डॉक्टर के पास गए, आप उनको मनी दिए, लेकिन वो डॉक्टर आपको क्या दिया, आप सोचिए। आप कहीं भी द पॉलिटेक्निक में कभी पढ़ने आए, आप द पॉलिटेक्निक में फी दिए, लेकिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको क्या दिया। मतलब जब भी कोई आपको नो फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करता है कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज को, तो वो सर्विस कहलाता। मतलब उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, मतलब वो अपने मेंटल से, वो मेंटली प्रोसेस से आपको वो क्या करता है कि आपको बताने की कोशिश करता है, वो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है, टीचर पढ़ाता है, वो सर्विस है। वो फिजिकल फॉर्म में वर्क नहीं हुआ तो वो सर्विस है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या था, तो कोई भी प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो बनने से पहले सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल किसी माइंस से आया होगा, और ये जो माइंस से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है, इस माइंस से जो निकला होगा रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या हुआ होगा कि किसी इंडस्ट्रीज में गया होगा, और उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को रखने का एक जगह होता है जिसको बोला जाता है इन्वेंट्री। और इस इन्वेंट्री का डिटेल्स आपको मटेरियल्स मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया तरह से बताया जाएगा जब आप क्लासेस करने आओगे। तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है।
अब इस इन्वेंट्री से यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने हैं उसके लिए यहाँ से रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, इन्वेंट्री से ले जाया जाता है और उसको मैन पावर से या मशीनरी का यूज करके उसको एक मैनेजमेंट के तहत उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब रॉ मटेरियल से एक न्यू डिजाइन दिया जाता है जो कि मार्केट में सभी जितने लोग हैं वो उसको यूज कर सके, उस लाइक उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। अब इस इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इस इन्वेंट्री में सपोज कीजिए कि रॉ मटेरियल आया, लेकिन पहले से भी तो रॉ मटेरियल होगा, तो सबसे फर्स्ट यह इंडस्ट्रीज जो पुराने रॉ मटेरियल होते हैं उसका यूज करते हैं, देन आफ्टर इसका यूज करते हैं जो न्यू रॉ मटेरियल है। और इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कभी कभी क्या होता है किसी इंडस्ट्रीज जो कि सपोज कीजिए कि कोई इंडस्ट्रीज जिसका नाम ए है और ये इंडस्ट्रीज मैगी का प्रोडक्शन करती है। अब ये इंडस्ट्रीज जो इन्वेंट्री बनाई होगी, ये जो इन्वेंट्री बनाई होगी तो इसका जो रॉ मटेरियल होगा वहां से ये ले जाती होगी इसको और फिर प्रोडक्शन देता होगा, मैन्युफैक्चर करता होगा, बनाता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस इन्वेंट्री में या इस जगह पे रॉ मटेरियल को रखा जाता होगा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये मांग बढ़ती है, ठीक, मतलब जो मार्केट में आया इसका मैगी वो बहुत ज्यादा बिकने लगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्शंस को और बढ़ाने के लिए इसको रॉ मटेरियल की जरूरत होगा जो कि इस इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद है। कभी कभी क्या होता है कि माइंस से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से। सपोज कीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिए गए किसी कारणवश, तो इस इन्वेंट्री तक इस माइंस से रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर भी तो इस इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना है और मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इस इन्वेंट्री में जो पहले से ऑलरेडी रखे गए जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करके अपने मार्केट में अपना जो कम्युनिकेशन है, अपना जो मार्केटिंग है उसको बनाए रखने के लिए इस इन्वेंट्री में अधिक से अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। अब ये ट्रेडिंग क्या था, तो इंडस्ट्री में जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इंडस्ट्रीज में, तो इस प्रोडक्ट को आखिर वो इंडस्ट्रीज करेगा क्या, तो ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाया जाता है होलसेलर के द्वारा, और ये होलसेलर फिर से रिटेलर को देते हैं और ये रिटेलर आम जनता तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में इसी बिजनेस के अंदर पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपको इसमें पढ़ाया गया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसमें पढ़ाया गया कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शंस करना है तो इसके लिए सिविल इंजीनियर को लाया गया, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना तो आईटी इंजीनियर को लाया गया। ऐसे ही कि अलग अलग टाइप्स ऑफ, मतलब कि अलग अलग वर्क के लिए इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट बांटा गया। वैसे ही आगे आपको पढ़ाया गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आगे पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब यार्न को लेके और उसको फिर मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी ये रेशा होते हैं, मतलब वो उसको जितने भी कॉटन आते हैं, कॉटन उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डिजाइन किए जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको पढ़ने हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब जितने भी
केमिकली रिएक्शन से बनाए गए प्रोडक्ट इस इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। और इसके बाद आपको पढ़ने हैं एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर के सेक्टर से जितने भी इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं उसको एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर रखा गया। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको आगे पढ़ने हैं ग्लोबलाइजेशंस। ये ग्लोबलाइजेशंस ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में ही पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशंस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपके सेमेस्टर ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ग्लोबलाइजेशंस मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके और किसी दूसरे देश का इंडस्ट्रीज, उसके देश का इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलने लगा। ये ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण हुआ। वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसपे सब लोग आके संधि किए कि हम अपने देश का इंडस्ट्रीज आपके देश में चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये इस देश का इंडस्ट्रीज उसके देश में चलता है, मतलब सारा का सारा इंटीग्रेट हुआ, मतलब जुड़ाव हुआ और आगे बढ़ा ग्लोबलाइजेशन। और इसमें एडवांटेज भी ढेर सारे हैं। यहाँ के लोगों का जो रोजगार था वो बढ़ा। जहां भी इंडस्ट्रीज अगर मतलब कि फाइनेंस लगा रही है ह्यूज अमाउंट में, तो फिर वहां का फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी बढ़ा। वहां के लोगों को रोजगार के साथ वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन उस देश का बढ़िया हुआ। इसके साथ साथ जो लोग मतलब कि स्किल्ड थे, जो लोग मतलब चाहते थे, जो लोग इसके बारे में जानते थे, उस कंपनी में जाके वर्क करने लगे। इसका ढेर सारा डिसएडवांटेज भी हुआ कि जब नई कंपनियां, नई इंडस्ट्रीज हमारे कंट्रीज में आई तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसका मांग कम गया और जो अदर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा बिकने लगे। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनके यहाँ का जो प्रोडक्ट था वो सस्ते दाम पे मिलते थे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट महंगे होते थे, जिसके वजह से वहां के जो अदर कंट्री के जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादा बिकने लगे। इसके साथ साथ एक और डिसएडवांटेज, हमारे कल्चर पे दूसरे कंट्री का इफेक्ट, ये भी एक डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। बाकी ये ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है, आप आइएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पढ़ने, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको डिटेल में दी जाएंगी। और फिर इसके आगे आपको पढ़ने हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकेंड यूनिट जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, इस मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको क्या करना है, कंडक्ट करना है, चलाना है एक सही डायरेक्शन में, तो इसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। और इस मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है सबसे पहले प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले उसका प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग करने का मतलब, प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्क को करने से पहले सोचते हैं कि क्या करना है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे मशीन के लिए कितना पैसा मशीनरी के लिए इन्वेस्ट करना है, मेन पावर के लिए कितना इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंतर्गत आती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन एक सही डायरेक्टिंग में जाए। इसके बाद, इस प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना होता है। मतलब जब हम प्लानिंग कर लिए तो उसको एक सही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज करेंगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करके हमारा जो टारगेट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है, उसको अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और उस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको डायरेक्टिंग पढ़ना है, मतलब जो प्लानिंग किए हुए हैं और ऑर्गेनाइजिंग के बाद एक सही डायरेक्शंस, और उसके बाद फिर कंट्रोलिंग करना है। मतलब कि जो भी हम प्लान किए थे, मतलब जो भी हमारा जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है यहाँ पे, उसमें टॉप, मिडिल और लोअर लेवल जो पढ़ने हैं। अगर टॉप लेवल के मैनेजर्स
प्लान को बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सारे लोग हेल्प करते हैं और इसको सबको कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टिंग देते हैं, ऑर्गेनाइज और प्लान करते हैं, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट है, उसको इजीली फुलफिल कर सके। अब इसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें डिपार्टमेंटेशन की जरूरत होती है, उसमें डिपार्टमेंटेशन की जरूरत होती है, ये चीज हम सीखेंगे। आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और किसी एक आदमी पे, किसी एक मैन पे उसका सारा का सारा बोझ डाल दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन के बाद फ्लॉप कर जाएगा, उसका जो गोल है, उसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए डिपार्टमेंटेशन की जरूरत पड़ी और इस डिपार्टमेंटेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद वर्कर्स, पीपल्स, सारे लोगों का अलग एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है और वो डिपार्टमेंट अलग अलग अपने बनाए गए डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और सबका रिपोर्ट फाइनली अपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें और ढेर सारे चीज पढ़ने हैं, पार्टनरशिप इसी में पढ़ने हैं, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, मतलब एक पॉइंट सेंट्रलाइज होता है वहीं से सारे कंट्रोल होते हैं, मतलब कि ये पॉइंट है, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बिंदु है और इस पॉइंट से सारे जगह पे मतलब कि बंटवारा हुआ है और यहीं से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में तो सीखेंगे कि इसमें आपको सेमेस्टर में पूछता है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में अंतर क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑथोरिटीज, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी सीखेंगे। फिर इसमें हम लोग पार्टनरशिप भी सीखेंगे, ज्वाइंट स्टॉक, ये सारे चीज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर चल रहे हैं तो उसमें एचआर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब भी अगर स्टाफिंग की बात होती है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग की बात हो रही है, मतलब वहां पे एचआर मैनेजमेंट अहम भूमिका निभा रहा है। मतलब अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ए चलाया जा रहा है, कोई भी इंडस्ट्रीज ए चलाए जा रहे हैं, तो उसमें उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए एचआर जो होते हैं, एचआर मैनेजमेंट में वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग देते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वो भी स्टाफिंग का मतलब उसमें जितने भी लोग हैं। जैसे आप एक चीज देखे होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होते हैं, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जाना है, वहां पे वर्क करना है, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होता है। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ये है तो इसको जरूरत है वर्कर की, तो ये बहाली निकालती है और उसमें कहा जाता है क्या कि सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी इंडस्ट्री निकालती है तो इसका एडवर्टाइजमेंट करती है, वो भी पेपर से, न्यूज पेपर से और या टेलीविजन के न्यूज से, किसी भी तरह से आम लोगों तक पहुंचाती है जो इसके काबिल होते हैं। इसमें क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, मतलब कि फॉर्म फिलअप करते हैं। क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि डायरेक्ट आइए और इंटरव्यू देके और आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ आने पर रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका
सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस होते हैं और इसके बाद आपको वहां पे वर्क करने के लिए रखा जाता है। लेकिन उसमें भी जैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं आपके पास स्किल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंडस्ट्रीज आपको सबसे पहले स्किल्स प्रोवाइड करती है जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। और ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपको इसमें करना क्या है, और इस ट्रेनिंग में स्किल इन्हेंसमेंट पे सबसे ज्यादा जोर दिए जाते हैं। मतलब आपका स्किल कैसे बढ़े, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया वर्क करें, तो स्किल इन्हेंसमेंट पे ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशंस में, इस HR मैनेजमेंट में आपको लीडरशिप पढ़ने होते हैं। जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ढेर सारे वर्कर्स होते हैं। अब ये वर्कर्स जो हैं इसमें से एक लीडर्स बनाए जाते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन, अगर सपोज कीजिए ये वर्कर्स 100 हैं और इन 100 लोगों का प्रॉब्लम सेम है, एक प्रॉब्लम कि ये 3 ईयर से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका पेमेंट नहीं बढ़ाया गया है, तब ये 100 लोग ये डायरेक्ट HR से मिलेंगे, हायर डिपार्टमेंट से मिलने चले जाएंगे, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उल्लंघन वाली बात होगी। मतलब ये सही डायरेक्शन नहीं है कि डायरेक्ट जाके हम किसी से मिले। इसलिए एक लीडर का चुनाव होता है और अपने इन सारी बातों को इस लीडर के पास लोग रखते हैं, और ये लीडर जाके उनसे बात करके और उनके द्वारा लाए गए इंफॉर्मेशन को फिर से इस 100 लोगों तक पहुंचाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप की जरूरत है। इसके साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत सबसे ज्यादा है। मोटिवेशन की जरूरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इसलिए है, क्योंकि जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको समय समय पे मोटिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वर्क इजीली सही तरीके से करें। क्योंकि लोग बहुत दूसरे जगह से वहां पे चले जाते हैं सिर्फ मनी के लिए, और वहां पे अगर वो डीमोटिवेट होते हैं तो ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन सही जाएगा, क्योंकि वो वर्क नहीं कर पाएंगे। वो अगर मतलब आप मोटिवेशन का मतलब आप उनका समय समय पे जो है पेमेंट इंक्रीज कीजिए, अगर कोई बढ़िया वर्क करता है तो उनको पुरस्कृत कीजिए। ये सारे मोटिवेशंस उन सब वर्कर के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, और वो मोटिवेशंस उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाने के लिए, उसके टारगेट को अचीव करवाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। और इसके साथ साथ उनको सेफ्टी भी दिया जाता है। ठीक है, उन सारे वर्कर्स को सेफ्टी भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे सेफ्टी में क्या हुआ कि जहां वो वर्क कर रहे हैं वहां प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर बहुत बड़े बड़े मशीन में वर्क कर रहे हैं मशीन के पास और लाइट ही कम है, इससे एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाती हैं। और प्रिकॉशंस में क्या दिए जाते हैं, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो हेलमेट दिए जाएंगे, और भी जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज के लिए जो भी प्रिकॉशंस होंगे वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट का केसेस आता है, कभी कभी एक्सीडेंट का केसेस आता है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरफ से आपके घर या परिवार के लोगों को एक फैमिली को कम से कम जॉब प्रोवाइड किया जाता है, या कभी कभी वहां पे इंश्योरेंस भी करवाए जाते हैं। और इसके बाद आप देखिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे के यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अहम भूमिका निभाती है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं तो हमारे पास फाइनेंस होने चाहिए। फाइनेंस करने का मतलब हमारे पास मनी होने चाहिए जिससे कि हम मैनेजमेंट कर सके। और इसके बाद इसमें पढ़ना है आपको कैपिटल्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, बजट एंड अकाउंट्स। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब चलाया जा रहा है तो सबसे पहले वहां चलाने के लिए उसका बजट बनाया जाता है। बजट कहने का मतलब कि
इस ऑर्गेनाइजेशंस को ए को चलाना है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को, ए ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे बजट बनाया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद हमारे पास इकोनॉमी मतलब कि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है उस अकॉर्डिंग से हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बजट तैयार करते हैं कि इस सेक्टर में हमें इतना पैसा स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी चले और फाइनेंस का भी प्रॉब्लम ना आए। तो बजट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो चीज और आपको पढ़ने होते हैं, एक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि बैलेंस डेटा शीट जो बनाए जाते हैं वो क्या, ये भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी उसे इम्पोर्टेंट है। बैलेंस डेटा शीट में बनाया क्या जाता है कि मतलब 1 ईयर्स का जो बनाया जाता है कि हम इन्वेस्ट कितना किए, उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट किए, फिर से कितना आया, कहाँ इन्वेस्ट किए, कितना आया, और सबका एक फाइनल रिपोर्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और ये सारे चीजें हम फिर से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ने हैं टैक्सेस के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और ये सारे टैक्सेस आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज अगर है सपोज कीजिए, तो इस इंडस्ट्रीज में सबसे पहले माइंस से जो रॉ मटेरियल आया होगा इस इन्वेंट्री तक, तो इस माइंस से सबसे पहले लाया गया होगा, तो इस माइंस के पास टैक्स लगा होगा। इसके बाद जिस ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया होगा वहां पे टैक्स लगा होगा। इस इन्वेंट्री के बाद इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना वहां टैक्स लगा होगा। मतलब टैक्स लगने का मतलब कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पे हम जितना पैसा और दे रहे हैं वो सरकार के अकाउंट्स में जा रहे हैं। मतलब वहां पे उससे जो हमारे लिए सरकार जो कामें करती है, जो गवर्नमेंट, उसी से फुलफिल, जैसे कि हर घर में नल जल की व्यवस्था करवाना, ठीक है, साफ सफाई का व्यवस्था करवाना, ये सारे हम जो टैक्सेस देते हैं उसी से होते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे टैक्सेस। अब जीएसटी भी आ चुका है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन्वेंट्री के बारे में, जो कि आपको पहले बता रहे थे। इंडस्ट्रीज के पास एक इन्वेंट्री होता है जिसमें वो रॉ मटेरियल को कंटेन करके जिससे कि वो न्यू प्रोडक्ट बना सके, और उस इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल को सबसे पहले पुराने वाले को ओल्डेस्ट रॉ मटेरियल, देन आफ्टर न्यू, और वो प्रोडक्ट इजिली बना सके। इन्वेंट्री क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर कभी सपोज दैट पूरा का पूरा मार्केट में सारा चीज खत्म हो गया, वो जो प्रोडक्ट बनाता था, और या अगर उसका प्रोडक्ट 10 अगर आदमी खरीदता था, 10 आदमी अब डायरेक्ट बढ़ के 20 आदमी हो गया, और उसके पास अगर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल ऑलरेडी मौजूद नहीं होता, तो क्या यह 20 आदमी को फुलफिल करता? नहीं। अगर यह 20 आदमी को फुलफिल नहीं करता तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंडस्ट्रीज के प्रति उसके दिमाग में निगेटिविटी आती, जिससे उसका प्रोडक्ट फिर बिकना कम हो जाता। इसलिए इन्वेंट्री का यूज करता है। जैसे ही मांग बढ़ता है वो प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, और सभी लोग को फुलफिल करता है। इसमें एबीसी एक एनालिसिस पढ़ने हैं जिसमें बताया जाता है कि कोई सामान, कोई गुड्स कितना महंगा होगा, कोई गुड्स महंगा होगा पर मिडिल उसका महंगा होगा, और कोई सी उस सबसे कम महंगा होगा। ठीक, तो इसमें हम सीखेंगे एबीसी एनालिसिस में कि प्रोडक्ट जब बनता है तो कौन सस्ता, कौन महंगा और कौन मिडिल में महंगा होगा। ठीक है, यह भी चीज हम सीखेंगे। इसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि जो रॉ मटेरियल का हम परचेज करते हैं, इसमें हम सीखेंगे कि रॉ मटेरियल को परचेज कैसे करते हैं, परचेजिंग का प्रोसेस सीखेंगे। परचेज करने के बाद इन्वेंट्री तक कैसे लाते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ परचेज सीखेंगे, और इसी में सीखेंगे
फिर JIT एक जस्ट इन टाइम होता है, मतलब कि जस्ट इन टाइम इसी में सीखेंगे। फिर से एक सीखेंगे SAP सीखेंगे, ERP सीखेंगे। ये सब चीज हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। ये जस्ट इन टाइम क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि कोई आया आदमी बोला कि ये चीज हमको चाहिए, तो हम जस्ट इन टाइम मतलब कुछ ही टाइम के बाद उसका प्रोडक्शन करके उस आदमी को देते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल से जब हम लोग देखेंगे तो SAP, ERP, जस्ट इन टाइम, परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेजिंग, सारे चीज पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अब लास्ट पढ़ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और लास्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, इसमें सिखाया जाएगा CPM, फिर सीखना है इसमें PERT। ये सब चीजें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखेंगे। फिर सीखेंगे इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग को सीखना है क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें 5S सीखेंगे, 6 सिग्मा सीखेंगे, 6 सिग्मा और 5S सीखेंगे, ठीक है। तो जब क्लासेस आप रेगुलर द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ऑफलाइन बैच में आइए, आके पढ़िए, और ये सारे सिलेबस वहां पे डिटेल्ड में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये आज का ओवरव्यू सिलेबस आपका क्लास ऑफलाइन बैच में द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप देर ना करें, आपका सिलेबस फिर पीछे रह जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, सिलेबस चालू हो चुका है। तो इसलिए आप वहां पे ज्वाइन करें, आप आके वहां पे पढ़ें और समझे, आपको बेहतरीन ढंग से वहां पे प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। थैंक यू।